हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल टीचिंग वर्ड। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए ईएमआरएस का टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा मैराथन क्लास लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अब 13 डेज़ और बचा है। 14 को आप लोग को एग्ज़ाम है। आज 1 हो चुका है, तो मैंने सोचा लास्ट में आप लोग का मैराथन क्लास ले लिया जाए, जैसे आपको लोग का रिविज़न भी हो जाए। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जितना आपके सिलेबस में दिया गया है पूरा एक ही क्लास में सारे टॉपिक में लेके आई। एक ही क्लास में सारा आपका सिलेबस कवर हो जाना है। ठीक है, आप धैर्यता से पूरा मैराथन क्लास देखिएगा और इसका PDF से भी आप रिवीजन, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम बचा है। 13 डेज़ और है। आज तो चला गया, मान लीजिए 12 दिन और बचे हैं आप लोग के पास। तो आप बस अब रिवीजन पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब नया कंटेंट पढ़ने का टाइम चला गया है। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, अपने जितना आपने पहले से नोट्स बनाया होगा या मैराथन क्लास ले लीजिए, या मैं अभी लास्ट में जो लोग, मैं ऐसे आपको ICT का भी मैराथन लेके आ जाऊंगी और एक दिन डोमेन का भी मैराथन लेके आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसे तीन मैराथन में पूरा आप लोग का कवर करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को अपलोड होते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के सारी टॉपिक आज एक ही क्लास में कवर करेंगे हम लोग। चलिए, पहला टॉपिक जो है आप लोग का टीचिंग का नेचर। आपके सिलेबस में दिया गया है कि शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। शिक्षण की प्रकृति क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सारे पॉइंट्स जितना बन सकता है मैं सारे पॉइंट्स लेके आए हैं। बाकी आप यूट्यूब पे सारे वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे 5 से 6 पॉइंट, 7 से 8 पॉइंट इतना ही पॉइंट बताया गया, लेकिन मैं 15 से 20 पॉइंट ले, ताकि आपका, क्योंकि आपका जो शिक्षण का नेचर है या टीचिंग का जो नेचर है आपके सिलेबस में जो दिया गया वैसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम ऑप्शन में बनता है। क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे ही लिखा जाता है कि इनमें से कौन सा शिक्षण की प्रकृति नहीं है। आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इसका MCQ भी एक दिन में करा दूंगी। तो ऐसे ही आप लोग का MCQ बनता है, आपके क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा शिक्षण की प्रकृति नहीं है या इनमें से कौन सी शिक्षण की प्रकृति है। तो उसमें से सही सारे ऑप्शन ऐसे एज इट इज़ ऐसे रख दिए जाते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है या शिक्षण का उद्देश्य गतिशील होता है, गतिविधि आधारित होता है। ठीक है, तो वह सारे पॉइंट आप एक एक करके ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। और एक भी पॉइंट आप लोग को छोड़ा नहीं गया, एकदम विस्तार से बताया गया है। ठीक है, 1-2 पॉइंट में सिलेबस नहीं कवर किया मैंने, पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट जितना पॉइंट जिससे बन सकता है मैंने सबको रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आप लोग का टीचिंग नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति या शिक्षण का स्वरूप क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा फ्रेंड्स एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया बोले तो एक समाज के अंतरक्रिया द्वारा शिक्षण संभव होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है वह उद्देश्यपूर्ण होती है, गतिविधि आधारित होती है। ठीक है, मतलब हम लोग शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, हमारा कुछ उद्देश्य होता है कि हमको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमको नॉलेज कलेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या बिजनेस में जाना, उसके एक हमारे पास एम होता है। एक शिक्षा ग्रहण करने का हमारे पास एक एम होता है। तो वही बोला जा रहा है शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण या गतिविधि आधारित होती है। ठीक है, मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गतिविधि आधारित होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण क्या है, ये एक्टिव और गतिशील है। ठीक है, गतिशील बोले तो निरंतर चलती रहते हैं और एक्टिव मतलब सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें छात्र और शिक्षक क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तभी एक्टिव रहेंगे तभी ना शिक्षण ग्रहण किया जाएगा या शिक्षण प्रदान किया, शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाएगा और छात्र के द्वारा, जब छात्र एक्टिव रहेंगे तभी वह शिक्षण को ग्रहण कर पाएंगे। पैसिव रहेंगे, सुस्त होकर बैठे रहेंगे तो कुछ भी शिक्षण टीचर कुछ भी पढ़ाएगा तो हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है शिक्षण जो है या टीचिंग का नेचर जो है सक्रिय होता है, गतिशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यह दो तरफा प्रक्रिया है। यह दो तरफा प्रक्रिया, दो मार्गी कहने का मतलब क्या है, यह छात्र और शिक्षक के बीच क्या अंतःक्रिया है। ठीक है, मतलब एक तरफ छात्र होता है, दूसरी तरफ शिक्षक होता है। छात्र और शिक्षक के बीच यह अंतःक्रिया करता है के द्वारा संभव होता है, मतलब दो मार्गी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह मानव विकास से संबंधित है। शिक्षण जो है
मानव विकास से संबंधित है। शिक्षण के द्वारा जब आप लोग शिक्षा ग्रहण करते उससे हमारा क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह परिस्थिति आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, यह परिस्थिति आधारित प्रक्रिया है। कैसी हमारी परिस्थिति होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसी हमारी सिचुएशन होती है, जैसी परिस्थिति, उसी अकॉर्डिंग हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, यह कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, संचार की प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया कहने का मतलब क्या है कि यह शिक्षक और छात्र के बीच क्या है, कम्युनिकेशन के द्वारा संभव होता है, संचार के द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह छात्र केंद्रित प्रक्रिया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है, पहले क्या था कि यह शिक्षण जो होता था वह शिक्षक केंद्रित होता था, मतलब इसमें शिक्षक जो होता था वह एक्टिव होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी सारी चीज़ें आपको किस पे केंद्रित करके करना है, छात्र को केंद्रित करके, छात्र को सेंटर में रख के सब चीज़ें करनी है। ठीक है, ऑप्शन में अगर ये आ जाता है कि यह छात्र केंद्रित, आप उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। ठीक है, जहाँ शिक्षक केंद्रित आता है वहाँ पे आप निगेटिव वे में लीजिएगा। ठीक है, आपको हम साथ में प्लस माइनस भी बताते जाएंगे। तो छात्र केंद्रित क्या है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप लोग को अगर ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो छात्र केंद्रित है तो उसको ऑप्शन टिक करिएगा। और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि वह निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया। शिक्षण क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, मोटिवेटिंग है। मतलब प्रेरणा प्रदान के द्वारा शिक्षा जो होता है वह शिक्षक जो होता है छात्र को प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, ये मोटिवेशन देता है, यह प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग का जो नेचर है उसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट है, अनुशासन। शिक्षण में क्या होता है, अनुशासन बनता है। अगर हमको शिक्षा रहती है, हमारे अंदर हम शिक्षित रहते हैं तो हमारे अंदर अनुशासित रहते हैं, कि हमारे अंदर अनुशासन रहता है कि हमको ये काम गलत है, हमको ये नहीं करना, ये काम सही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यह रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण जो होता है रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। रचनात्मक वो कहने का मतलब क्या है कि नई चीज़ें, नवाचार में जो नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं इस टाइम प्रेजेंट में, जो नई चीज़ें चल रही हैं उससे हमको क्या करता है, मोटिवेट करता है या हमको ज्ञान प्रदान करता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं या ऐसे हुई हैं। तो उस किसके द्वारा संभव है, शिक्षण के द्वारा संभव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह अनुभव आधारित या एक्सपीरियंस बेस्ड प्रक्रिया है। शिक्षा कैसा है, शिक्षण कैसा है, अनुभव आधारित प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मूल्य आधारित है, वैल्यू बेस्ड होता है। मतलब शिक्षण का जो कार्य होता है उसका कुछ वैल्यू होता है, तभी आपको प्रदान किया जाता है ना, उसका कुछ वैल्यू होता है, एम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रिया है। बताइए, अगर शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या फीडबैक देना है, आप में क्या त्रुटि है, आपको क्या निदात्मक उपचार करना है। तो वही बोला गया है कि आप मूल्यांकन और आपको कैसे आपकी उपलब्धि देना है, कि एक क्लास से दूसरे क्लास से कैसे प्रमोट करना है। तो यही मूल्यांकन असेसमेंट होता रहता है शिक्षण में। ठीक है, आगे हम बताएंगे क्योंकि आपके टॉपिक में भी दिया गया है आकलन मूल्यांकन, तो आगे इसको हम विस्तार से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सहानुभूति और समझदारी की मांग करता है। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति में अगर शिक्षण की प्रकृति सहानुभूति नहीं होगी, समझदारी के अनुसार नहीं होगी तो कैसे संभव ही नहीं हो सकता है ना, कि शिक्षण में सहानुभूति और समझदारी होनी चाहिए। ठीक है, पेशेंस भी होना चाहिए, साथ में उसके साथ पेशेंस भी होना चाहिए, शिक्षक के अंदर एक पेशेंस लेवल भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ध्यान में रखकर की जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग को पता है कि एक क्लास में जो छात्र होते हैं सब किसी न किसी बेस पे डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उनके विभिन्नताओं के मतलब कोई बच्चा जो होता है बहुत प्रतिभाशाली है, कोई मंद बुद्धि वाला बच्चा है, उनको ध्यान में रखे शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह सीखने को सरल और अर्थपूर्ण बनाती है। शिक्षण की प्रकृति में एक लाइन और आता है कि शिक्षण का नेचर जो होता है वह सीखने के लिए बनाता है, सीखने के लिए बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है, बच्चे से सीखें। ठीक है, और अर्थपूर्ण बनाती है। ठीक है, उसका कुछ मीन होना चाहिए, मीनिंगफुल बनाती है। ठीक है, ये रहा फ्रेंड्स शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, शिक्षण का नेचर, सारे पॉइंट्स से हो गए। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से देखिए, बता भी देती हूँ।
यह सामाजिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है, दो तरफा है, दो मार्गी प्रक्रिया है, मानव विकास से संबंधित प्रक्रिया है, यह परिस्थिति आधारित प्रक्रिया है, यह संचार प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह छात्र केंद्रित प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रेरणात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने वाली प्रक्रिया है, यह रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है, यह अनुभव आधारित प्रक्रिया है, मूल्य आधारित प्रक्रिया है, वैल्यू बेस्ड प्रक्रिया असेसमेंट से जुड़ी हुई होती है और सहानुभूति और समझदारी की मांग करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है और सीखने को सरल और अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, ये रहा आपके सिलेबस का पहला पॉइंट जो कि हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग की अविविध, एटीट्यूड ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की अविविध क्या होती है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अविविध से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अविविध कहते कहीं से है तो शिक्षक का वह सकारात्मक, संवेदनशील और प्रेरणादायी दृष्टिकोण जिसके साथ वह शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है। अविविध से क्या तात्पर्य है? शिक्षक का वह सकारात्मक, संवेदनशील और प्रेरणादायी दृष्टिकोण जिसके साथ वह शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है, क्या कहलाता है? अविविध कहलाता है। ठीक है, क्या बोला हमने? शिक्षण का वह सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक, पॉजिटिविटी, ठीक है, और संवेदनशील, प्रेरणादायी दृष्टिकोण जिसके साथ वह शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करता है। एटीट्यूड के थ्रू ही या विविध के द्वारा ही जो पीछे हमने शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या की जाती है? संचालित की जाती है, मतलब कार्य किया जाता है। ठीक है, आइए अब टीचिंग अविविध के क्या क्या घटक हैं, उनका क्या क्या मुख्य बिंदु उसको देखते हैं जो आपके सिलेबस में है और आपका एग्जाम में पूछने वाला, कहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला है सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, शिक्षण जो होता है वह कैसा होता है? सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण कहने का क्या तात्पर्य है? यह शिक्षक हर छात्र में सीखने की क्षमता देखता है। शिक्षक हर छात्र में सीखने की क्षमता देखता है। दूसरा क्या है? सहानुभूति प्रदान करता है। ठीक है, सहानुभूति में क्या आता है? छात्रों की भावनाओं, समस्याओं और आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को समझना। ठीक है, शिक्षण जो होता है सहानुभूति होती है, सहानुभूति के द्वारा प्रदान, सहानुभूति जैसे छात्र की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, ठीक है, क्या भावना है, हम उनको सब छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, छात्र की क्या आवश्यकता है, क्या समस्या है, उसको ध्यान में रख के शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? धैर्य। हमने पीछे बताया था कि शिक्षण में पेशेंस भी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें क्या है? बार बार समझाने पर अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। एक टीचर के अंदर ठीक है, एक टीचर के अंदर बार बार समझाने का, एक छात्र को किसी टॉपिक को बार बार समझाने में अगर उनको दिक्कत हो रही है तो वो उनमें पेशेंस नहीं है। शिक्षक के अंदर पेशेंस नहीं है, तो उसमें बार बार समझाने और अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक छात्र को इस तरीके से नहीं समझ, उसमें दूसरा टीचिंग मेथड अप्लाई करिए, नहीं समझ आ रहा फिर दूसरा टीचिंग मेथड अप्लाई करिए, उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? पेशेंस के बेस पे होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्याय संगत व्यवहार। शिक्षक को न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। सभी छात्रों को समान अवसर और सम्मान देना चाहिए। न्याय संगत व्यवहार का मतलब सभी छात्रों को, चाहे मंद बुद्धि वाला छात्र हो या पिछड़े छात्र हो, पिछड़ी बैकग्राउंड से आता हो, उनको उससे सबको समान अवसर और सम्मान देना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण। शिक्षण कैसा है? शिक्षण को कैसा रखना चाहिए? शिक्षक को अपने अंदर प्रेरणात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है, छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए। हमेशा छात्रों को सीखने के लिए उनको मोटिवेट करता रहना चाहिए। और शिक्षक की प्रकृति क्या होती है? शिक्षक संवादनशीलता होता है। ठीक है, खुला, स्पष्ट और सरल संचार रखना चाहिए। ठीक है, उन जो कम्युनिकेशन कर रहा है वह स्पष्ट होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्पष्ट होना ताकि छात्रों को समझ में आए, और उन कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज होता है या कम्युनिकेशन का जो स्टाइल होता है बहुत ईजी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लचीलापन होना चाहिए। स्थिति और छात्रों के स्तर के अनुसार शिक्षण पद्धति में बदलाव करते रहना चाहिए। ठीक है, शिक्षण पद्धति में हमेशा लचीलापन लाना चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हमेशा क्रूर व्यवहार करिए, हार्ड व्यवहार करिए, ऐसा नहीं, हमेशा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। रचनात्मक सोच, नए नए उदाहरण, गतिविधियाँ और तरीकों का उपयोग करते रहना चाहिए। अपने शिक्षण मेथड में हमेशा नए नए उपयोग, तकनीक और उदाहरणों का हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण में क्या, प्यार, सम्मान, समझ के साथ पढ़ाना चाहिए। बच्चों को प्यार, सम्मान और समझ के साथ पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म, अपने कर्तव्यों, समय और जिम्मेदारी के प्रति गंभीर होना चाहिए। शिक्षक को अपने कर्तव्य के, कि हमारा क्या कर्तव्य है, छात्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, छात्र के प्रति हमारा जिम्मेदारी क्या है, और हम किस समय से स्कूल में कितने टाइम पे हमको प्रेजेंट होना है, तो वो सब उनको सीरियस लेना चाहिए। सब चीज़ों को उनको सीरियस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा 10 बजे का स्कूल है, हम 12 बजे स्कूल में पहुंच रहे हैं, ठीक है। 10 बजे का क्लास है तो 12 बजे क्लास में इंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सबको क्या सीरियस लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सीखने की इच्छा होना चाहिए। शिक्षक को भी सीखने की इच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा ज्ञान बहुत भरपूर, हमेशा निरंतर शिक्षक को भी नए नए चीज़ों को सीखता रहना चाहिए। निरंतर सीखता, स्वयं को भी लगातार सीखते रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सहयोगात्मक मनोभाव। शिक्षक को हमेशा सहयोगात्मक, ठीक है, सहयोगात्मक फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए। छात्रों, अभिभावकों और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमेशा सबसे फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स शिक्षण की अभिवृत्ति। शिक्षण के अभिवृत्ति में हमने कौन कौन सा पॉइंट बताया। शिक्षण जो होता है, शिक्षक को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, शिक्षक को सहानुभूति रखना चाहिए, वह धैर्य होना चाहिए, न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए, प्रेरणात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, संवादशीलता होना चाहिए जो कि सरल स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। लचीलापन होना चाहिए, उसका शिक्षण का जो मेथड होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, और यह रचनात्मक सोच रखना चाहिए। शिक्षक को रचनात्मक सोच में वही नए नए गतिविधि आधारित तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए, प्यार सम्मान के साथ बच्चों के साथ पेश आना चाहिए, व्यावसायिकता रखना चाहिए, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति क्या होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, और सीखने की इच्छा रखना चाहिए, और सहयोगात्मक मनोभाव रखना चाहिए। ये रहा शिक्षण की अभिवृत्ति। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग का डाइपोलर द्विध्रुवी स्वरूप, ठीक है। टीचिंग का डाइपोलर स्वरूप। फ्रेंड्स, डाइपोलर कहने का मतलब है छात्र और, एक सेकेंड, डाइपोलर कहने का मतलब है छात्र और शिक्षक के बीच अंतःक्रिया, ठीक है। इसमें पाठ्यक्रम इंक्लूड नहीं होता है। पहले शिक्षण जो होता था वो डाइपोलर होता था, छात्र और शिक्षक के बीच होता था, छात्र और क्या होता था, शिक्षक के बीच होता था। लेकिन अभी क्या है, अभी ट्राइपोलर हो गया है। शिक्षण का स्वरूप कैसा हो गया है, ट्राइपोलर हो गया। साथ इसमें स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस को इंक्लूड कर दिया गया। ये हम आगे बताएंगे। चलिए देखिए, शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है कि टीचिंग एक डाइपोलर प्रोसेस है। टीचिंग एक डाइपोलर प्रोसेस है, मतलब द्विध्रुवी प्रक्रिया है। डाइपोलर का अर्थ है दो पोलर, मतलब दो पक्ष, यानी टीचिंग के मुख्य दो पक्षों पर आधारित होती है। पहला पक्ष जो होता है वह शिक्षक होता है, और दूसरा पक्ष जो होता है वह क्या होता है, विद्यार्थी होता है, ठीक है। पहला पक्ष जो होता है वह शिक्षक होता है, और दूसरा पक्ष क्या होता है, विद्यार्थी होता है। टीचिंग के डाइपोलर स्वरूप के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक्टिव होते हैं। डाइपोलर में क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी क्या होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों मिलकर सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, शिक्षक ज्ञान देता है और विद्यार्थी इसे ग्रहण करता है। शिक्षक ज्ञान देता है, विद्यार्थी इसे ग्रहण करता है। दोनों के बीच सतत संवाद, इंटरेक्शन आवश्यक है। डाइपोलर में शिक्षक और छात्र के बीच जो इंटरेक्शन होता है वह इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। टीचिंग जो होता है केवल शिक्षक केंद्रित नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। टीचिंग की जो पद्धति होती है वह सिर्फ शिक्षक केंद्रित ना होकर, बल्कि यह छात्र और शिक्षक दोनों की बराबर की भूमिका के द्वारा कंप्लीट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, सीखने की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि टीचर लर्नर का संबंध कैसा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बता रहा है इसमें कि सीखने की जो सफलता है, सीखने का जो
सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि टीचर और छात्र के बीच संबंध कैसा है। ठीक है, तभी तो दोनों सहयोगात्मक रूप से कार्य, अगर संबंध अच्छा नहीं होगा तो सहयोगात्मक रूप से कार्य कैसे करेंगे। संबंध अच्छा होगा तभी तो मिलजुल के कार्य करेंगे, और दोनों एक्टिव रहेंगे तभी तो शिक्षा की जो प्रक्रिया होगी वह संभव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन और विद्यार्थी की भागीदारी दोनों जरूरी है। यदि किसी एक ध्रुव की भूमिका कमजोर हो जाए तो शिक्षण प्रभावहीन हो जाता है। मतलब यदि छात्र कमजोर हो जाए या फिर शिक्षक कमजोर हो जाए तो ये शिक्षक की जो प्रभाविकता होती, जो इफेक्ट होता है वह कैसा होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, आइए सेकंड देखेंगे, ट्राइपोलर टीचिंग का ट्राइपोलर मेथड क्या होता है। फ्रेंड्स, ट्राइपोलर में छात्र, शिक्षक और क्या होता है, सिलेबस होता है। छात्र, शिक्षक और टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। इसमें टीचर जो होता है वह स्वतंत्र चर होता है। टीचर स्वतंत्र चर होता है। छात्र जो होता है आश्रित चर होता है। ठीक है, इसमें टीचर स्वतंत्र चर होता है और छात्र क्या होता है, आश्रित चर होता है। चलिए इसमें बता रहे हैं अभी, देखिए। टीचिंग को कई शिक्षाविद ट्राइपोलर प्रोसेस भी मानते हैं। इसका अर्थ शिक्षण प्रक्रिया 3 मुख्य ध्रुवों पर आधारित होती है। ट्राइपोलर 3 पहला ध्रुव जो होता है वह शिक्षक होता है, दूसरा ध्रुव विद्यार्थी, तीसरा ध्रुव समाज या विषय वस्तु या सामग्री, सोसाइटी, सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट होता है। ठीक है, पहला जो होता है शिक्षक मार्गदर्शन करता है। ठीक है, शिक्षक क्या होता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, उपयुक्त विधि चुनता है और सीखने का वातावरण बनाता है। और साथ में ये भी लिखिएगा, शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है वह कैसा होता है, स्वतंत्र चर होता है। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। सेकंड क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है वह आश्रित चर होता है। शिक्षक टीचर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, स्टूडेंट जो होता है टीचर पे डिपेंड होता है और इसमें सक्रिय भागीदारी करता है। जो स्टूडेंट होता है वह एक्टिव होता है और अनुभव, रुचि और क्षमताओं के अनुसार सीखता है, प्रश्न पूछता है और प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट, समाज या विषय वस्तु या इसको सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, सीखने के उद्देश्य और आवश्यकताएं निर्धारित करता है। ठीक है, समाज की ज़रूरतों और समस्याओं के आधार पर शिक्षा तय होती है। विषय वस्तु ही वास्तविक सीखने का आधार होता है। ठीक है, ये रहा शिक्षण का, टीचिंग का ट्राइपोलर मेथड। ठीक है, ये टीचिंग का ट्राइपोलर मेथड रहा। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग। शिक्षण केवल शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षण या टीचिंग केवल शिक्षक और विद्यार्थी तक सीमित नहीं रहता है। समाज, संस्कृति, विषय वस्तु शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया शिक्षण को अधिक वास्तविक, उपयोगी और जीवन उन्मुख बनाती है। ठीक है, जो टीचिंग का ट्राइपोलर मेथड होता है वह टीचिंग को वास्तविक बनाती है, उपयोगी बनाती है और जीवन के उन्मुख बनाती है। ठीक है, लाइफ पे डिपेंड बनाती है कि लाइफ में क्या चीज़ें करना है, कैसे करना है, उसका मतलब एक अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करती है। ठीक है, शिक्षक, विद्यार्थी और समाज तीनों का संतुलन जारी रखती है। ठीक है, मतलब ये जो ट्राइपोलर मेथड होता है इसमें संतुलन रहता है किसके बीच में, टीचर के बीच में, स्टूडेंट के बीच में और सिलेबस के बीच में। ठीक है, या सोसाइटी के बीच में कह लीजिए। समाज की मांगों के अनुसार शिक्षक अपने तरीका बदलते रहता है और विद्यार्थी अपनी सीख को वास्तविक जीवन में लागू करता रहता है। जैसा उसको समाज में जैसी मांगें होती हैं, जैसे ज़रूरतें होती हैं, जैसे अभी क्या देखा जाए कि एग्जाम्पल से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग को कंप्यूटर की मांग या तकनीकी की चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई। ठीक है, सब लोग क्या है, तकनीकी पे डिपेंड हो गए हैं। तो शिक्षण की मेथड में जो तकनीकी को डाल दिया गया है। आजकल का आपको सिलेबस भी हो गया है, हर चीज़ में आप लोग को देखी जा रहा है 5 से ही कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो वो जैसा जैसा मांग होता है वैसे वैसे चेंज होता रहता है। ठीक है, समाज में जिस चीज़ों की मांग होती है वैसा वैसा शिक्षण की प्रकृति चेंज होती रहती है। ठीक है, वही बोल रहा है। आइए, फेजेज ऑफ टीचिंग, आपके सिलेबस में अगला जो टॉपिक था वो था फेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग के चरण, शिक्षण के चरण। तो फ्रेंड्स, टीचिंग के मुख्य 3 चरण होते हैं, शिक्षण के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला जो होता है प्री एक्टिव फेज होता है।
पहला प्री एक्टिव फेज होता है, दूसरा क्या होता है इंटरएक्टिव फेज, दूसरा इंटरएक्टिव फेज होता है, अब तीसरा क्या होता है पोस्ट एक्टिव फेज। फेज कितने होते हैं, 3 होते हैं, या चरण कितने होते हैं शिक्षण के, 3 चरण होते हैं। पहला जो होता है प्री एक्टिव फेज होता है, दूसरा इंटरएक्टिव फेज होता है, और तीसरा जो होता है वह पोस्ट एक्टिव फेज होता है। प्री एक्टिव फेज में क्या होता है फ्रेंड्स, ये शिक्षण प्रक्रिया के पहले उद्देश्य, जैसे हम कोई चीज़ मान लीजिए टीचिंग कराने जा रहे हैं, आज के स्कूल में हमको जाना है टीचिंग कराने, तो हम सुबह से ही अपना वहाँ क्लास में जाने से पहले ही हम अपना डिसाइड कर लेंगे कि हमको बच्चों को पढ़ाना क्या है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, प्री एक्टिव फेज में आ जाएगा। हमारा टीचिंग का उद्देश्य क्या है, ये भी किस में हो जाएगा, प्री एक्टिव में हो जाएगा। और टीचिंग प्रक्रिया कराते टाइम जो गतिविधि कराते टाइम जो गतिविधियाँ ली जाती हैं, बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है पर कि आपको समझ में आया कि नहीं, उपचारात्मक शिक्षण जो अपनाया जाता है, ये सब किस में आता है, इंटरएक्टिव फेज में। ठीक है, और उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाता है तो फीडबैक जो लिया जाता है कि बच्चों से हम लोग पूछे आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो ये जो फीडबैक का प्रोसेस होता है या उसमें जो सुधार करने का प्रोसेस होता है वो किस में आ जाता है, वो पोस्ट एक्टिव फेज में। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले प्री एक्टिव फेज, पूर्व सक्रिय चरण या योजना चरण। ठीक है, इस चरण एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर देती हूँ जूम। हाँ, इस चरण में शिक्षक की तैयारी की जाती है। कौन कौन से मुख्य बिंदु उद्देश्यों का जैसे निर्धारण किया जाता है, विषय वस्तु का चयन कर दिया जाता है कि हमको कौन सा विषय पढ़ाना है, हमारा उद्देश्य क्या, पढ़ाने का टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। विषय शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है। हम जब शिक्षा कराने जा रहे हैं, टीचिंग कराने जा रहे हैं, तो हमको कौन कौन सी सामग्री लगनी, बुक लगेगा, डस्टर लगेगा कि चौक लगेगा। ठीक है, वो चीज़ें पहले से ही प्रिपेयर कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण विधि और रणनीति तय की जाती है कि आज हम जो पढ़ाएंगे उसका मेथड क्या होने वाला है। ठीक है, शिक्षण की विधि क्या होने वाली है, छात्रों की आवश्यकता क्या है, उनके स्तर का विश्लेषण कर लेते हैं कि छात्र किस स्तर पे हैं, किस लेवल के छात्र हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार हमको क्या क्या पढ़ाना है। मान लीजिए अगर हम क्लास 2 में हम चले गए तो क्लास 2 की आवश्यकता के अनुसार, ये नहीं कि हम क्लास 2 में गए 10 के क्लास की चीज़ें पर बच्चों को समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो छात्र का लेवल भी देखना चाहिए। ठीक है, और उनका ज़रूरता भी देखना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से ही पढ़ाना चाहिए ना। मूल्यांकन की योजना बनाना है कि जब हम पढ़ा लेंगे तो लास्ट में हम एवल्यूशन कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, बच्चों से कैसे प्रश्न पूछेंगे या मूल्यांकन का कौन सा तरीका अपनाएंगे। ये सब जो आता है किस में आता है, प्री एक्टिव फेज में। ये सब किस में आता है, प्री एक्टिव फेज में आता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरा आता है इंटरएक्टिव फेज। दूसरा क्या है, इंटरएक्टिव फेज, जिसको क्या बोलते हैं, सक्रिय चरण या क्रियान्वयन चरण। ठीक है, क्रियान्वयन चरण या सक्रिय चरण भी बोलते हैं। इस चरण में वास्तविक कक्षा शिक्षण होता है। मतलब हमने पहले ही बताया था कि जब टीचिंग करा रहे होते हैं तो टीचिंग के बीच में जो गतिविधियाँ की जाती हैं, बच्चों के साथ जो इंटरेक्ट किया जाता है, बच्चों जो प्रश्न वगैरह पूछ दिया जाता है, तो वो कैसा होता है, वो किस में आता है, इंटरएक्टिव फेज में आता है। ठीक है, वो किस में आता है, इंटरएक्टिव फेज में आता है। इसमें पहले जो होता है शिक्षक छात्र संवाद। ठीक है, मतलब जब हम टीचिंग करा रहे होते हैं तो हमारे और स्टूडेंट के बीच में, हमारे स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन चलता है वो किस में आता है, इंटरएक्टिव फेज में आता है। हम मेरे और स्टूडेंट के, टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन चलता है कि हाँ ये चीज़ें, ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये लिखो, कॉपी खोलो, ये सब चीज़ें जो भी है किस में आता है, इंटरएक्टिव फेज में आता है। प्रश्न उत्तर, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लगे हाथ हम बच्चों से प्रश्न पूछ लेते हैं कि हाँ एक पॉइंट पढ़ा है उससे प्रश्न पूछ लिया, किसी बच्चे को खड़ा कर, उससे थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है बच्चों को कि हम ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो मैम प्रश्न पूछ लेंगे या क्वेश्चन कर देंगे तो हम कहाँ से जवाब देंगे, थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है। तो उसमें प्रश्न उत्तर जो फेज है भी इंटरेक्टिव फेज में आ जाता है। प्रस्तुति, व्याख्या, कैसे हम उसका प्रस्तुति कर रहे हैं, व्याख्या कैसे कर रहे हैं, टॉपिक का प्रदर्शन कैसे कर रहे हैं, ये सब किस में आता है, इंटरेक्टिव में आता है। गतिविधियाँ जो भी करते हैं, ठीक है, टीचिंग का जो भी हम गतिविधियाँ अपनाते हैं क्या, और जो भी उदाहरण अपनाते हैं, उदाहरण देते हैं बच्चों को, ठीक है, वो किस में आता है, इंटरेक्टिव फेज में आता है। छात्रों की भागीदारी, अभी हम जो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उदाहरण देने, गतिविधियाँ कर रहे हैं, ये सब किस में है, इंटरएक्टिव फेज में आ रहा है। ठीक है, छात्रों की भागीदारी मतलब आप लोग कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना आप लोग एक्टिव होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, ये सभी किस में आ जाएगा, इंटरएक्टिव फेज में आ जाएगा। और आप लोग में क्या दिक्कत है, क्या आप लोग को हेल्प चाहिए, आप लोग की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, ये सब चीज़ों के ध्यान में रख के हम मार्गदर्शन आप लोग को प्रदान करना, बच्चों को कैसा मार्गदर्शन देना, ये सब किस में आ जाएगा, इंटरएक्टिव फेज में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज पश्च सक्रिय चरण या इसको मूल्यांकन चरण भी कहा जाता है। इस चरण में शिक्षक के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, इस चरण में शिक्षक के या टीचिंग के परिणाम क्या होते हैं उसका क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है, शिक्षा परीक्षण मूल्यांकन, टेस्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण कि छात्र कैसा प्रदर्शन किए हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जो आज हमने चैप्टर पढ़ा उस पर छात्र का क्या प्रदर्शन है, क्या रिएक्शन है, ये सब किस में आ जाएगा, पोस्ट एक्टिव फेज में आ जाएगा। शिक्षण की प्रभावशीलता की जांच, जो हमने मेथड अपनाया, हम कितना इफेक्टिव तरीके से बच्चों को समझा पाए हैं, बच्चों को कितना समझ में आया है। सुधार और फीडबैक, बच्चों को क्या गलतियां आ रही हैं उसमें हमको क्या सुधार करना है, क्या उपचार करना है, उनकी गलतियों को कैसे निदान करना है। और फीडबैक, बच्चे जो हमको फीडबैक दे रहे हैं, हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, जो उनको क्वेश्चन आंसर आया उस पर हम उनको फीडबैक प्रदान कर रहे हैं, आगे की योजना बना रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट डे हमको क्या पढ़ाना है। लास्ट में होता है ना कि जब मैम लोग आते हैं क्लास में या टीचर्स आते हैं क्लास में, तो जब लास्ट में सारे टॉपिक पढ़ा लेते हैं, क्लास ख़त्म होती है, तो बोलते हैं ना कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ये पढ़ेंगे, आप लोग घर से पढ़ के आइएगा। तो ये सब किस में आ जाएगा, पोस्ट एक्टिव फेज में। ये सब किस में आएगा, पोस्ट एक्टिव फेज में। आइए नेक्स्ट आपकी सिलेबस में दिया गया था ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के उद्देश्य क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो चलिए देखते हैं। शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का जो पहला उद्देश्य है वो क्या है, ज्ञान प्रदान करना। विषय से संबंधित तथ्य सिद्धांत का जानकारी देना। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है या टीचिंग का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना। जैसे विषय से संबंधित क्या है, विषय संबंधित जानकारी को देना, सिद्धांत क्या है, ये सब किस में आ जाएगा, ज्ञान प्रदान करना। कौशल का विकास, पढ़ने लिखने गणना संप्रेषण विश्लेषण आदि कौशल को विकसित करना। ठीक है, चिंतन क्षमता का बढ़ाना, आलोचनात्मक तार्किक रचनात्मक सोच विकसित करना छात्रों के अंदर। अनुभव आधारित सीख को बढ़ावा देना। शिक्षक का कार्य क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि यह अनुभवात्मक शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए, अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, मतलब अनुभवात्मक शिक्षण देने से आपको वास्तविक जीवन से जोड़ के शिक्षण करना चाहिए, जिससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास, अनुशासन, संप्रेषण क्षमता और नेतृत्व गुण विकसित करना चाहिए बच्चों के अंदर। मूल्य एवं नैतिकता का विकास करना चाहिए, ईमानदारी, सम्मान, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का विकास करना चाहिए कि छात्र एक क्लास में बैठे हैं तो अपने फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करें, किसी के साथ मारपीट ना करें। ठीक है, ईमानदारी के साथ रहें। ये सब किसमें विकसित, ये सब किसमें आता है, शिक्षण के उद्देश्य में आता है। शिक्षक एक टीचर का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने छात्रों के अंदर ये सब क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, उनको ईमानदार बनाएंगे, उनको सहयोगात्मक बनाएंगे, मतलब फ्रेंडली बनाएंगे, और उनको शिक्षा जो प्रदान करेंगे अनुभवात्मक शिक्षा से ज़्यादा प्रेशर मारेंगे, एक मेथड कि आप वो सीख के कुछ करके लर्निंग बाय डूइंग मेथड अपनाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, सीखने की प्रेरणा। ठीक है, सीखने के लिए छात्रों को उत्साहित करते रहना चाहिए। टीचर को छात्रों को सीखने के लिए उत्साहित करते रहना चाहिए, रुचि प्रदान करना चाहिए सीखने के लिए। सामाजिक विकास पे ध्यान देना चाहिए, जैसे समाजोपयोगी व्यवहार, सहयोग, टीम वर्क, सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना, टीम वर्क करना। जैसे छात्रों को एक टीम में ग्रुप में आप कोई काम करने के लिए फील्ड वर्क दे देंगे, टीम वर्क दे देंगे, तो इससे छात्र में अपने आप में अपने आपस के फ्रेंड के साथ क्या होंगे, सहयोग करेंगे एक दूसरे का, उनमें सहयोगात्मक व्यवहार डेवलप होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को शिक्षक को ध्यान देने में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छात्र प्रतिभाशाली है तो उसी को ही लेके चलें, मंद बुद्धि वाले एवरेज वाले बच्चे को भी देखना चाहिए। एवरेज हमेशा अपना टीचिंग जो होता है ना एवरेज लेवल पे ही लेके चलना चाहिए। ठीक, समस्या समाधान कौशल विकसित करना चाहिए कि बच्चों को स्वयं समस्या समाधान, कोई समस्या दे उनको खोजने के लिए बच्चों को स्वयं बोले कि उनका समस्या समाधान कौशल, ताकि उनमें विकसित हो, उनकी क्षमता रहे कि हम कोई समस्या को सॉल्व करने की उनमें क्षमता का डेवलप हो सके। अनुकूल क्षमता होना चाहिए। ठीक है, समाज और परिवेश में सफलता को सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। किसी भी परिवेश में चले जाएं, किसी भी उसमें चले जाएं तो उनमें क्या हो, समायोजन कर सके आसानी से। छात्र सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को नए विचार, कल्पनाशील और नवाचार को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया शिक्षण का उद्देश्य। अब हम लोग देखेंगे ब्लूम
टैक्सोनॉमी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट टॉपिक भी था ब्लूम टैक्सोनॉमी। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे टॉपिक मैं फ्रेंड्स रखी हूँ, ठीक है। जैसे आपका सिलेबस दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही उतार के रखी हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, 1 से 2 बार भी क्लासेस देख सकते हैं, फिर इसका PDF से आप रिवीजन कर लीजिएगा। आई होप आप लोग का टीचिंग एप्टीट्यूड में तो अच्छा खासा नंबर आप लोग गेन कर लेंगे, 25+ तो कर ही लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं इसी क्लास से फंसने वाले हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक इसमें नहीं, यहाँ तक कि एडोलेंस भी इसी में सम्मिलित किया गया है। बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं एडोलेंस वगैरह, मतलब किशोरावस्था नहीं, देखिए आपके सिलेबस में है। बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता, लेकिन PYQ देखा है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया था उसमें था, तो मैंने उसको भी इसमें इंक्लूड किया है लास्ट में, ठीक है। तो चलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी देखते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक शैक्षिक मॉडल है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी एक शैक्षिक मॉडल है जिसे बेंजामिन ब्लूम ने विकसित किया था। यह सीखने के उद्देश्यों को 3 मुख्य क्षेत्रों और 6 स्तरों में बांटता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के सीखने के जो उद्देश्य है उसमें कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? 3। और कितने लेवल्स हैं? 6। तो पहला जो होता है कॉग्निटिव डेवलप, संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा भावनात्मक क्षेत्र, ठीक है, भावनाओं के आधार पे होता है। तीसरा जो होता है वह कैसा होता है? मनोगत्यात्मक क्षेत्र, ठीक है। अभी हम एक एक करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र, ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक है, ज्ञान से संबंधित होता है। एक ट्रिक याद करिएगा, अभी बता रहे हैं। यह दिमागी क्षमताओं और सोचने की प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र कैसा होता है? दिमाग क्षमता और सोचने की प्रक्रिया पे आधारित होता है। इसमें कुल कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं। पहला जो होता है स्मरण होता है, दूसरा समझना अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाई करना, चौथा विश्लेषण करना, पांचवा क्या होता है? मूल्यांकन, और छठा क्या होता है? सृजन करना। कोई चीज़ को हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्मरण करेंगे, मतलब उसके बारे में क्या करेंगे? जानकारी कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? जानकारी को समझेंगे कि जो जानकारी हमने ग्रहण किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसमें फिर उसको अर्थ समझेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि जो जानकारी हमने सही लिया है उसका अर्थ क्या है, उसके मतलब क्या है, ठीक है। और फिर उसका हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। फिर उसको अप्लाई करेंगे अपने वास्तविक परिस्थितियों में या ज्ञान में। जो ज्ञान हमने लिया है उसको क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। क्या करेंगे? अप्लाई करके देखेंगे कि जो हमने जानकारी प्राप्त की उसका अर्थ भी समझ लिए, अब हम उसको क्या करेंगे? अप्लाई करके देखेंगे कि सही से अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर इसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे छोटे छोटे भागों में। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे भागों में बांटना। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे भागों को एक जगह कलेक्ट करना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। विश्लेषण करेंगे, भागों में बांट के समझेंगे कि ठीक है, जो हमने जानकारी लिया उसको क्या किया? पहले उसका जानकारी ले लिया, ठीक है, फिर उसका अर्थ समझ लिया, ठीक है, अर्थ भी तो समझ में आ गया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? अप्लाई कर दिया, अप्लाई भी हो गया है। लेकिन अब उसको छोटे छोटे भागों में बांट के भी देख लेता हूँ कि हाँ, छोटे छोटे भाग में बांटने के बाद भी अगर अप्लाई हो गया, फिट हो गया तो अच्छी बात है। हाँ, इस छोटे छोटे भाग बांट के भी, छोटे छोटे भागों में बांट के भी समझ लिया, ठीक है। फिर उस पर हमने निर्णय लेंगे, तर्क देंगे। फिर क्या इसके बाद करेंगे? सृजन करेंगे, नए विचार उत्पन्न करेंगे, उत्पाद बन जाएगा, ठीक है, नया विचार उत्पन्न हो जाएगा। ये सब इतना विश्लेषण करने के बाद जाके हम कोई अपना नया सिद्धांत या नया विचार बनाएंगे, ठीक है। ये रहा संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र जो कि किससे संबंधित होता है? संज्ञान से संबंधित होता है, ज्ञान से संबंधित। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं भावनात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र में क्या होता है? भावनाएं, मूल्य, दृष्टिकोण आते हैं, ठीक है। भावात्मक क्षेत्र में भावनाएं या अफेक्टिव डोमेन जिसको बोलते हैं, भावनाएं आते हैं, मूल्य आता है, और क्या आता है? दृष्टिकोण होता है। यह भावनाएं, मूल्य और दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। इसके कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं, ठीक है। इसके कितने स्तर होते हैं? 5 स्तर होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? भावनाओं को प्राप्त किया जाता है। कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं तो उस पर क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। फिर उस पर क्या करेंगे? प्रतिक्रिया देंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे, उसका वैल्यू देखेंगे कितना वैल्यूबल है। फिर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। फिर इसके स्वभाव को अपने स्वभाव में शामिल कर लेंगे, ठीक है। देखिए फिर से, कोई भावना या जैसे किसी को कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड होती है ये चीज़ें, तो उस पर क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर उसको भागीदारी करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, ठीक है। पहले ध्यान दे देंगे कोई चीज़
सामाजिक भावनाएं ऐसे कुछ भी होता है, तो उसमें हम क्या है, ध्यान आकर्षित करेंगे, ध्यान देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, भागीदारी कर देंगे और प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, अब फिर उसको देखेंगे कितना वैल्यूबल है, जो हमने चीज़ें ध्यान में अपने लाया है वो कितना वैल्यूबल है, उसका वैल्यू कितना है और वह किस चीज़ को महत्व देता है। फिर उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, मूल्यों को व्यवस्थित रूप देंगे, फिर जाके अपने स्वभाव में उसको शामिल कर लेंगे, मतलब स्वभाव में शामिल करने मतलब मूल्य जीवन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है वह हेड से संबंधित होता है, भावात्मक क्षेत्र जो होता है वह किससे संबंधित होता है, हार्ट से संबंधित होता है। इसके बाद मनोगत्यात्मक क्षेत्र जो होता है ये किससे, शरीर से संबंधित होता है, अभी बताएंगे आगे, पहले इसको देख लीजिए। मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर डोमेन माने मनोगति क्षेत्र, यह कौशल और शारीरिक क्रियाएं इसमें आती हैं, इसमें कौशल और शारीरिक क्रियाएं आती हैं। यह शारीरिक कौशल और क्रियाओं पर आधारित होता है। ठीक है, डे और सिम्पसन ने इसे विकसित किया था। ठीक है, यह शारीरिक क्रिया पर आधारित होता है और डे और सिम्पसन ने इसे क्या किया था, विकसित किया था। ठीक, इसके कौन कौन से स्तर होते हैं, अनुकरण होता है, इसमें पहला स्तर क्या होता है, अनुकरण होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, संचालन होता है, मैनिपुलेशन होता है। उसके बाद हम लोग सटीकता देखते हैं, कितनी सटीकता के साथ हमने जो अनुकरण किया है उसका संचालन के उसकी कितनी सटीकता है उसका फिर हम लोग समन्वय करेंगे, फिर उसको स्वाभाविक कौशल में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इजी लैंग्वेज में देखा जाए, सरल भाषा में यह शिक्षक उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, शिक्षक को बताता है कि क्या पढ़ाना और कैसे जांचना है। ठीक है, शिक्षक की प्रक्रिया को निचले स्तर से उच्च स्तर तक ले जाता है, छात्रों की सोचने और सृजन करने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस का था, मैगजीम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत या नियम। अब हम लोग बात करेंगे मैगजीम ऑफ टीचिंग, शिक्षण के क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होता है, नियम क्या होता है। ठीक है, आइए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, मैगजीम ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है, शिक्षण को सार्वभौमिक बनाने के लिए, सब जगह पहुंच उसकी बनाने के लिए, सब तरीके सब मतलब सारे छात्रों को समान मात्रा में या सारे छात्रों तक शिक्षक को उपलब्ध कराने के लिए क्या करते हैं, इसका सार्वभौमिक को सिद्धांत का पालन किया जाता है, इन्हें क्या कहते हैं, मैगजीम ऑफ टीचिंग कहते हैं। ठीक है, आइए मैगजीम ऑफ टीचिंग क्या है, कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला जो होता है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, पहले आसान बातें और फिर कठिन अवधारणाएं दी जाती है। बच्चों को पहले आसान बातों को सिखाया जाता है, फिर उसको किससे जोड़ा जाता है, कठिन अवधारणाओं को से जोड़ दिया जाता है। पहले सब सरल बातें सिखा के, इजी चीज़ें सिखा के उनको कठिन अवधारणाओं से क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चों के जिस चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, ठीक है, छात्रों को जिस चीज़ों के बारे में जानकारी होती है उससे रिलेट करके और उनको नई जानकारी को दिया जाता है। ठीक है, जो चीज़ें उनको ज्ञात होता है फिर उनको उस जानकारी से नई जानकारी को जोड़ दिया जाता है, जो छात्र जानते हैं उसी से नई जानकारी का जोड़ना। नेक्स्ट होता है ठोस से अमूर्त की ओर, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, वास्तविक वस्तुओं उदाहरणों से शुरू करके सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है। ठीक है, जो वास्तविक चीजें हैं या उदाहरणों से लेकर बच्चों को कहाँ तक पहुंचाया जाता है, सिद्धांत तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उदाहरण से स्टार्ट करके बच्चों को कहाँ से जोड़ा जाता है, सिद्धांत तक जोड़ दिया जाता है। पार्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, उदाहरण देकर उसको क्या किया जाता है, नियम को समझाया जाता है, उदाहरण से क्या करता है, नियम की ओर ले जाया जाता है। समग्र से भाग की ओर, पहले पूरा चित्र दिखाया जाता है फिर उसके भाग भाग के बारे में बातें की, जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले पूरा फिगर दिखा दिया जाता है, फिर उसमें दिखाएगा लीवर कहाँ है, ठीक है, स्टोमक कहाँ है, ठीक है, पैनक्रियास कहाँ है, तो वही बोल रहा है, पहले समग्र से फिर उसके क्या भाग की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से क्या, समन्वय के, पहले छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है, विश्लेषण कर दिया जाता है, फिर इन छोटे छोटे भागों के क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, समन्वय किया जाता है। ये इसका क्या होता है, विश्लेषण से समन्वय या संश्लेषण, विश्लेषण से संश्लेषण। ठीक है, भागों को बांट कर समझना फिर सार रूप में जोड़ना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगमन से निगमन,
आगमन से निगम, पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है, फिर उसमें क्या किया जाता है, नियम तक ले आया जाता है। उदाहरण से कहाँ तक लाया जाता है, नियम तक लाया जाता है। नियम से फिर क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, बच्चों को पहले कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देंगे, फिर उसको कहाँ से लाएंगे, जोड़ेंगे, नियम से जोड़ेंगे, और नियम से क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। क्या विधि होती है, आगमन विधि होती है। बहुत बार पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या होता है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की तरह, बच्चों की रुचि क्षमता के अनुसार शुरू करना है। ठीक है, छात्रों की रुचि क्या है, क्षमता के, उसके अनुसार अपनी शिक्षण पद्धति को शुरू किया जाता है। ठीक है, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, बच्चों को पहले अनुभव करा कर, कोई चीज़ उसका प्रैक्टिकल करा के, बच्चों को खुद के पहले अनुभव कराइए, फिर उनसे तर्क लीजिए। मान लीजिए उनको पौधों के बारे में जानकारी कलेक्ट करना है, तो उनको पहले फील्ड में छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि आपको 2-4 पौधों के बारे में एनालाइज करना, जाके आप उनका अवलोकन करिए, फिर उनसे तर्क लीजिए। 2-4 पौधों में के बीच में आपने क्या अंतर देखा है, उन 2-4 पौधों के बीच में क्या अंतर देखा है, आप उनका बताइए, उनसे तर्क लीजिए। ठीक है, अनुभव से तर्क की ओर हो गया। निकट से दूर की ओर, पहले बच्चों के जो पास के सारे क्षेत्र होते हैं, पास के उनके उसके पास के क्षेत्रों से उनका उदाहरण दिया जाता है। बच्चों को पास के क्षेत्रों से उदाहरण दे, फिर उनके अवधारणा को समझाया जाता है। ठीक है, वास्तविक से प्रतीकात्मक की ओर, असली वस्तुओं से शुरू करके चार्ट, मॉडल आदि तक ले जाया जाता है। बच्चों को असली वस्तुएं, जैसे हमको अगर ग्लोब के बारे में बताना है, तो पहले हम वास्तविक चीज़ें जीवन में जो भी बता देंगे कि हम बॉल देखे हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के बारे में अगर हम समझाना होगा, ठीक है, तो हम देखें बॉल होता है, ठीक है, गोल होता है बॉल जैसे, फिर एग, एग जो होता है गोल होता है, एग की तरह क्या होता है, पृथ्वी होता है, थोड़ी चपटी होती है, ऐसे समझाया जाता है। ठीक है, प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन, छात्रों में सीखने की इच्छा जगाना। ठीक है, फिर एक्टिविटी, गतिविधि का शिक्षण, गतिविधि में क्या है, विद्यार्थी को स्वयं करके देना चाहिए, स्वयं करने देना चाहिए। ठीक है, बट लर्निंग बाय डूइंग, इसी को बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग इसी को बोलते हैं। मतलब जितना हो सके शिक्षक को चाहिए कि, एक टीचर को चाहिए कि विद्यार्थी को गतिविधियां करने दे। ठीक है, गतिविधियां करने से उनको अनुभवात्मक शिक्षण मिलेगा, बच्चे अच्छे से सीखेंगे। प्ले वे, खेल के द्वारा शिक्षण, विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं में खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। कुछ बच्चे, जैसे छोटे बच्चे जिनको खेल में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो खेल खेल में क्या शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर। तो फ्रेंड्स, शिक्षक को सामान्यतः 3 स्तरों में बांटा जाता है, शिक्षण को सामान्यतः 3 स्तरों में बांटा जाता है, जिसको क्या, यह वर्गीकरण अग्रवाल और अन्य शिक्षाविदों द्वारा दिया गया था, जेसी अग्रवाल ने इनको दिया था। पहला जो होता है स्मृति लेवल होता है, या मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, तथ्यों, जानकारी, उत्तरों को याद करवाना है। ठीक है, मेमोरी लेवल जो होता है वह तथ्यों, जानकारी, उत्तरों को याद करवाना है। ये छोटे क्लासों में ज़्यादा होता है। इसकी विशेषताएं क्या है, रटने पर आधारित होता है, कम सोच की आवश्यकता होती है इसमें, प्राथमिक कक्षाओं में अधिक उपयोगी हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पोएम लर्न करने को जो बहुत इंटरेस्ट तरीके से, उनको सारी पोएम लर्न होती है, पढ़ने वाले नहीं है लेकिन पोएम उनको सब लर्न होती है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि रटने आधारित होता है, कम सोच की आवश्यकता होती है, प्राथमिक कक्षाओं में अधिक उपयोगी होता है, 1-2 दे दिया जाए, ये सब लर्न करा के ही याद करा जाता है। उदाहरण के परिभाषाएं याद कराना, तिथियां याद कराना। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड कर दिया है। दूसरा क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ स्तर का शिक्षण। इसका उद्देश्य क्या होता है, विषय को समझना, अर्थ निकालना और व्याख्या करना, विषय को समझना, अर्थ निकालना और क्या करना, व्याख्या करना। इसकी विशेषताएं क्या है, प्रश्न उत्तर उदाहरणों का उपयोग किया जाता है इसमें, छात्र समझ के आधार पर क्या करते हैं, उत्तर देते हैं, माध्यमिक कक्षाओं में अधिक उपयोग होता है, यह माध्यमिक कक्षाओं में अधिक इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है, कारण परिणाम समझना, समीकरण कैसे हल होता है इसका अर्थ समझना। ठीक है, आइए लास्ट जो होता है चिंतन स्तर, चिंतन स्तर का शिक्षण, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका एम क्या, उच्च स्तर की सोच विकसित करना। ठीक है, समस्याओं का इसमें क्या होता है, विश्लेषण होता है, इसमें समस्याओं का अर्थ निकलता है, इसमें क्या होता है, समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, समस्या को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित होता है इसमें, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित होता है, शोधात्मक दृष्टिकोण होता है, उच्च शिक्षा में उपयोग के, इसका उच्च शिक्षा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उदाहरण, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान, प्रोजेक्ट कार्य, केस स्टडी, शोध कार्य इसमें किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया, शिक्षण के स्तर हमने बात कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये इसमें अंतर भी देख लेते हैं, हमने यहाँ पे रख दिया है तीनों एक साथ, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए।
स्तर, देखिए मेमोरी लेवल, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, याद करवाना, और सोच का स्तर क्या है, इसका न्यूनतम होता है। ठीक है, इसका जो थिंकिंग लेवल क्या होती है, न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्या होता है, इसमें समझ विकसित करना होता है, और इसका जो सोच का स्तर होता है, थिंकिंग लेवल कैसा होता है, मीडियम होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल इसमें चिंतन स्तर होता है, चिंतन और समस्याओं का समाधान होता है, ये सबसे इसमें हाई लेवल होता है, ये उच्च कक्षाओं के लिए होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं जो कि आपके सिलेबस का है। शिक्षण की विधियाँ वे तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को संचालित करता है। शिक्षण की विधियाँ वे तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षक सीखने की प्रक्रिया को संचालित करता है। आइए, पहला जो होता है लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। पहला मेथड क्या है इसमें, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, शिक्षक बोल कर पढ़ाता है, यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी। छोटे बच्चों में अगर आप व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे तो बच्चों को कुछ नहीं समझ में आने वाला है, आप बस ऐसे लेक्चर देके चले जाएंगे। ये लेक्चर वेक्चर जो होता है, व्याख्यान विधि जो होता है बड़ी कक्षाओं में, जैसे बीएससी वगैरह में, ग्रेजुएशन वगैरह में आप लोग देखेंगे, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो साथ टीचर जो आते हैं थोड़ा लेक्चर देके चले जाते हैं, और उनके लेक्चर से उनको नोट्स भी वो नहीं बनवाते हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, हम लोग को टीचर लोग नोट्स भी नहीं प्रिपेयर कर, बस आते थे, लेक्चर देते थे और चले जाते थे। ठीक है, तो हम लोग को उनके लेक्चर से ही नोट बनाना पड़ता था, खुद से प्रिपेयर करना था। तो ये बड़ी कक्षाओं में उपयोग होता है, लेक्चर विधि का उपयोग बड़ी कक्षाओं में होता है। ठीक है, दूसरा होता है डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर विषय पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं या इसमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिस्कशन मेथड होता है, बहुत इफेक्टिव भी होता है ये भी जो होता है ये उच्च लेवल में होता है। ठीक है, बड़ी कक्षाओं में ये भी होता है। और ये डिस्कशन मेथड के थ्रू क्या होता है, तार्किक सोच विकसित होता है। डिस्कशन मेथड के थ्रू तार्किक सोच का विकास होता है। ठीक है, डिमोन्स्ट्रेटर मेथड मतलब प्रदर्शन विधि, शिक्षक दिखाकर सिखाता है। ठीक है, प्रदर्शन विधि ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। शिक्षक जो होता है पहले कोई चीज़ पपेट वगैरह के थ्रू क्या होता है, बच्चों को दिखाएगा, फिर उसके थ्रू वह सिखाएगा। ठीक है, विज्ञान, गणित, कला आदि के लिए सबसे उपयुक्त यह विधि मानी जाती है। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। परियोजना विधि यह छात्र वास्तविक कार्य परियोजना करके सीखता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित होता है। परियोजना विधि क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित होता है, मतलब छात्र जो होता है परियोजना करके कोई चीज़ का अनुभव प्राप्त करके उस कार्य को करता है या शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, छात्र समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान खोजते हैं। इनमें स्टूडेंट को एक समस्या दी जाती है, इस विधि में स्टूडेंट को स्वयं समस्या का समाधान करके लाना जाता है। उनको समस्या प्रोवाइड कर दी जाती है और उनको बोला जाता है कि आप इसका सॉल्व करके लाइए, समस्या को स्वयं सॉल्व करके लाइए। ये गणित और विज्ञान के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है, खासकर किस में होता है, मैथ में होता है। ठीक है, इसमें साइंस में भी होता है लेकिन मैथ में ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये समस्या समाधान विधि। आइए, नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, क्रियात्मक विधि, गतिविधियां कराकर सीखने पे जोर दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। इंक्वायरी डिस्कवरी मेथड, अन्वेषण या आविष्कार विधि, छात्र स्वयं खोज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है इसमें। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, सहयोगात्मक शिक्षण, समूह बनाकर शिक्षा मिलकर सिखाया जाता है, टीम वर्क या सहयोग बढ़ाता है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ाने की जो स्पीड है थोड़ी सी फास्ट है, आप लोग को समझाने की जो भी स्पीड है, क्योंकि अभी आप लोग का एकदम रिवीजन में करा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा टॉपिक कवर कर लीजिए। ठीक है, पूरा आपका एकदम सिलेबस कवर हो जाए, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, इसलिए मैं बहुत स्पीड से आप लोग को समझा रही हूँ। समझिए, सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड है। आप एक बार मेरा लेक्चर या तो स्लो करके देख लीजिएगा या फिर उसके 1-2 राउंड देख लीजिएगा। ठीक है, और सारा टॉपिक इससे बाहर आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। आप इसको बस समझ के पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और जितना कुछ लिखा उस पर भी ध्यान दीजिएगा, और मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। कुछ नहीं लिखा उसमें मैं बोल के भी समझा रही हूँ। ठीक है, और आपको पता ही है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, 11 से 12 दिन आपके लोग को बचे, इसलिए मैं 1.5 घंटे में ही सोच रही हूँ एकदम कवर कर दूँ। आइए, नेक्स्ट क्या है, खेल विधि। ठीक है, खेल और मनोरंजन के माध्यम से सीखना, यह छोटी कक्षाओं में उपयोगी होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, खेल खेल में शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं,
कोई भी विधि आप लोग की नहीं छोड़ी गई है फ्रेंड्स। जितने भी विधि, जितने भी मेथड बनते थे, सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट में किया है ताकि आप लोग को छोटी चीज़ों में जल्दी से रिवीजन हो जाए, आप लोग को कोई टॉपिक भी ना छूटे। ठीक है, आइए, स्वअन्वेषी विधि, छात्र स्वयं प्रयोग और खोज करके सीखते हैं। छात्र जो होते हैं, शिक्षक छात्र जो होते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि में, ह्यूरिस्टिक मेथड में, मतलब खोजी विधि, एक प्रकार की खोजी प्रवृत्ति की होती है। खोजी विधि, इसमें छात्र स्वयं प्रयोग करके खोज करके सीखते हैं, और इसमें स्टूडेंट जो होते हैं एक्टिव होते हैं और स्वप्रेरित के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, स्वप्रेरणा के द्वारा इसमें स्वप्रेरणा प्रदान होती है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड या क्रमबद्ध शिक्षण सामग्री कंप्यूटर या पुस्तिका में छोटे छोटे चरणों में करके शिक्षा दी जाती है, और स्वयं अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें स्वयं अध्ययन को स्वयं अध्ययन करने के लिए इसमें क्या कहता है, मोटिवेशन प्रदान किया जाता है। मॉन्टेसरी मेथड, मॉन्टेसरी विधि, बच्चे स्वतंत्र रूप से गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। ठीक है, गतिविधियां करके बच्चे को शिक्षा प्रदान किया जाता है, और ये प्री प्राइमरी में ज़्यादा प्रभावी होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पीबीएल, वास्तविक समस्याओं पर आधारित होती है। ठीक है, और उच्च शिक्षा में यह ज़्यादा लोकप्रिय होती है। ठीक है, हाई लेवल की शिक्षा है, हाई लेवल की। ब्लेंडेड लर्निंग मेथड, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों का मिश्रण होता है, आधुनिक शिक्षा का महत्वपूर्ण रूप होता है। आजकल इसमें ज़्यादा शिक्षा मतलब इसमें कराया जाता है ब्लेंडेड लर्निंग मेथड। ठीक है, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इंक्लूड होता है। अब हम लोग के आ गया असेसमेंट टॉपिक, मूल्यांकन। ठीक है, आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक था, मूल्यांकन। असेसमेंट का अर्थ होता है छात्रों के सीखने, समझ, कौशल और व्यवहार के जांचने की प्रक्रिया। इस छात्र कैसे सीख रहे हैं, उनमें समझ कितना अच्छे स्तर तक विकसित हुआ है, कौशल कितने हैं, कौशल और व्यवहार की जांचने की क्या होती है प्रक्रिया, कौशल कैसे कर रहे हैं, उनका व्यवहार क्या है, जितना हमने शिक्षा प्रदान किया उस अकॉर्डिंग छात्र व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या होगा था, जांचना किस में आता है, मूल्यांकन में आता है। यह शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है, किसी से पता चलता है कि छात्रों ने क्या, कितना और कैसे सीखा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यह शिक्षण का महत्वपूर्ण भाग है जिससे पता चलता है कि छात्र ने क्या, कितना और कैसे सीखा है। परिभाषा में देखें तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र की उपलब्धियों, क्षमताओं, ज्ञान और प्रदर्शन को विभिन्न तरीकों से क्या किया जाता है, मापा जाता है। छात्र ने कितना उपलब्धि किया है, छात्र के अंतर्गत कैपेसिटी कितना है, क्षमता कितना है, उसने कितना, उसके पास ज्ञान कितना है, उसका प्रदर्शन क्या है। ये तरीकों को मापने में किसमें किया जाता है, मूल्यांकन किया। मापने के लिए किसका क्या उपयोग किया जाता है, मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट के प्रकार। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, पहला फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन भी बोल देते हैं या फिर गठनात्मक आकलन भी बोल। रचनात्मक आकलन फ्रेंड्स सबको पता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गठनात्मक आकलन लगाया है। ठीक है, लिखा है ताकि आप लोग को अगर, क्योंकि मॉक टेस्ट में कहीं कहीं ये गठनात्मक आकलन भी दे दिया है, तो थोड़ा सा ये सब आप लोग को जानकारी रहेगी, ये भी देखे रहेंगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट, गठनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया जब चलती है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच कंजर्वेशन चलता है, या फिर बोल लीजिए गतिविधियाँ चलती रहती हैं, या बीएस शिक्षण में ही इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जब क्लासेस ली जा रही होती हैं टीचर के थ्रू, जब क्लासेस पढ़ाई जा रही हो तो उसमें जैसे पूछा जाता है आपको समझ में आया कि नहीं, आपको उसमें जो प्रश्न कर लिया जाता है क्लासेस चलने के दौरान, जो शिक्षक या टीचर छात्रों से प्रश्न करते हैं, ये सब किस में आ जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन में आ जाते हैं। और उनमें क्या सुधार करना है, कोई आपको स्टूडेंट है उसको समझ नहीं आया तो शिक्षक से जो क्वेश्चन करता है, फिर उसका जो शिक्षण क्या करता है, उपचार देता है, निदान करता है, समस्याओं, छात्रों की समस्याओं का जब निदान किया जाता है, वो सब किस में आता है, रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, आइए देखिए, उद्देश्य क्या होता है, सीखने में सुधार करना। उदाहरण क्या है, मौखिक प्रश्न पूछना। कक्षा कार्य क्या होता है, गृह कार्य भी इसी में आता है। छोटी परीक्षाएं, क्विज वगैरह, प्रोजेक्ट कार्य, ये सब किस में आ जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट या गठनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या होता है, समेटिव असेसमेंट, सकारात्मक या सारात्मक मूल्यांकन, या इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक, इसको योगात्मक मूल्यांकन भी बोला जाता है। सीखने की प्रक्रिया के ये अंत में किया जाता है, ये सीखने की प्रक्रिया के स्टार्टिंग में या दौरान में किया जाता है, लेकिन
योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वह शिक्षण कार्य संपन्न कराने के बाद होता है। ठीक है, अंतिम उपलब्धि को, इसका उद्देश्य क्या होता है, अंतिम उपलब्धि को मापना होता है। जैसे वार्षिक परीक्षा जो कंडक्ट कराई जाती है, टर्म एंड टेस्ट, अंतिम परियोजना, ये सब किस में आता है, समेटिव असेसमेंट में आता है, या योगात्मक मूल्यांकन में आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, नैदानिक मूल्यांकन में क्या होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में छात्र की सीखने की कठिनाइयों को पहचानने के लिए होता है। मतलब सीखने के दौरान या छात्रों में जो कठिनाई या जो समस्या आ रहा है उसमें क्या उनका उपचार किया जाता है नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, उनको पहचाना जाता है उनमें क्या कठिनाई है, क्या दिक्कतें आ रही है, छात्र को क्या समस्या है, उनमें इसका किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। जैसे इसका उदाहरण में प्रारंभिक परीक्षण में, कौशल जांच में, इस समय किसमें होता है, नैदानिक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। प्लेसमेंट असेसमेंट, स्थान निर्धारण मूल्यांकन। ठीक है, यह तय करने के लिए कि छात्र किस स्तर तक पर सीखना शुरू करें। ठीक है, जैसे हम लोग किसी स्कूल वगैरह में जाते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम से, या छोटे बच्चे जो होते हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, तो उनके उससे ये माइंड सेटअप होता है कि बच्चे क्वालिफाई किए नहीं, या बच्चे जो एंट्रेंस एग्जाम का जो उनका रिजल्ट है उस बेस पे बच्चों को किस क्लास में डाला जाए। ठीक है, ए ग्रुप, ए बी ग्रुप में डाला जाए, किस ग्रुप में डाला जाए, तो ये सब क्या होता है, प्रवेश परीक्षा ले लीजिए, लेवल टेस्ट, बच्चों के लेवल के बारे में पता करने, सब किस में आता है, स्थान निर्धारण मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, या प्लेसमेंट असेसमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की प्रगति को जांचना, पॉइंट पॉइंट करके लिखा हूँ, छात्रों की प्रगति को जांचना, छात्र ने कितना प्रगति करा है उसके बारे में पता लगाने के लिए असेसमेंट का उपयोग किया जाता है। शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता की जांचना, कि मतलब हमने जो टीचिंग कराई है, हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, जो बताया है, उसको कितना इफेक्टिव है, बच्चों को इफेक्ट किया है कि नहीं, बच्चे उसको समझे हैं कि नहीं, बच्चों में समस्या क्या आ रही है। छात्र सीखने की कमजोरियाँ मजबूती को पहचानना, कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें क्या कमजोरी है, जो बच्चे नहीं सीख पा उनकी क्या कमजोरी है, किस वजह से नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे सीख ले रहे हैं उनमें कैसे इफेक्टिव पड़ रहा, कैसे जो बच्चे नहीं सीख पा उनमें कैसे नहीं इफेक्टिव हो रहा, उनमें तुलना करना, ये सब जांचना, ये सब किस में आ जाता है, मूल्यांकन के द्वारा होता है। सुधार और फीडबैक देना, मतलब हमको अपने टीचिंग मेथड में और क्या सुधार करना चाहिए, जैसे सारे बच्चे को समझ में आए, सारे बच्चों को समान रूप से समझ में आए, जो बच्चे मंदबुद्धि वाले उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो उसमें क्या फीडबैक क्या बच्चे दे रहे हैं, या मैं खुद से फीडबैक क्या ले रहा हूँ, कि मुझे और क्या उसमें, मतलब बच्चों का रिजल्ट देख के, या बच्चों का क्या वो बोल देते हैं, जैसे बच्चों का फीडबैक, बच्चों मैम अच्छा पढ़ाई या नहीं पढ़ाई, उससे हमको फीडबैक मिलता है, फिर हम अपने में क्या सुधार कर सकते हैं। छात्रों को मोटिवेट करना, ये सब किसके लिए, किसका उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, मूल्यांकन का उद्देश्य भी छात्रों को कैसे मोटिवेट किया जाए, छात्रों में रुचि कैसे पैदा किया जाए, छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रख उनमें क्या हमने सुधार किया जाए अपने शिक्षण पद्धति में, ये सब किसमें है, किसके आधार का मूल्यांकन के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। ठीक है, आइए, और इसके असेसमेंट के तकनीकें क्या होते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, जैसे लिखित परीक्षा के थ्रू, मौखिक परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रस्तुति, अवलोकन, पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आइए लास्ट टॉपिक आपका सिलेबस का है एडोलेंसेस। एडोलेंस मतलब किशोरा अवस्था। ठीक है, किशोरा अवस्था, यहाँ से भी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने ये भी टॉपिक आपको इंक्लूड कर दिया है। एडोलेंसेस को हिंदी में किशोरावस्था कहते हैं। यह मानव विकास का वह चरण जिसमें बचपन से वयस्कता या अडल्ट की ओर परिवर्तन होता है। किशोरावस्था की परिभाषा क्या होती है, किशोरावस्था लगभग 12 से 19 वर्ष की आयु के बीच होने वाला वह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का चरण जिसमें बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क बनता है। क्या बोला, किशोरावस्था जो होता है फ्रेंड्स 12 से लेके 19 वर्ष के बीच की आयु होती है। 12 वर्ष से लेके 12 से 19 के बीच की क्या होती एज होती है, जिसमें बच्चों के अंतर्गत क्या शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चा जो होता है बड़ा होता जाता है। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंजेज होता है, इसमें ऊंचाई और वजन में तेजी से वृद्धि आती है, आवाज़ में बदलाव होता है विशेषकर लड़कों में, और
प्यूबर्टी एज आती है, ठीक है, यौन परिपक्वता आता है, चेहरे पर शरीर पर बाल आना स्टार्ट हो जाता है। मेंटल चेंजेस क्या होता है, मानसिक परिवर्तन क्या, उसमें सोचने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है, बच्चों की जो थिंकिंग लेवल है वो विकसित कर जाती है। तर्क, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। कल्पनाशीलता बढ़ता है। भावनात्मक परिवर्तन में क्या देखेंगे, मूड में जो उनका मूड होता है उसमें बदलाव होता है। कभी ये खुश रहेंगे, कभी अगले ही पल गुस्से में आ जाएंगे, अगले ही पल उनको रोना आएगा। ये सब क्या होता है, मूड स्विंग का उसमें काम होता है, ठीक है। स्वयं की पहचान की खोज करते हैं कि अपने स्वयं की पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, किसी पर थोपना चाहते हैं। ये सब संवेदनशीलता बढ़ जाता है। किशोरावस्था में वह बच्चे जो होते हैं संवेदनशील हो जाते हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या आते हैं परिवर्तन किशोरावस्था में, सोशल चेंजेस में देखेंगे तो देखिए, दोस्तों का प्रभाव पड़ना, मतलब दोस्ती ज़्यादा करने लगते हैं। इस एज में आने के बाद बच्चे दोस्तों पे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, या इनके सारे ढेर सारे अपने दोस्त बनाने लगते हैं। और ये स्वतंत्रता की इच्छा चाहते हैं, मतलब ये अकेला इनको चाहिए होता है। अकेले सोने के लिए बोलेंगे, अकेले घूमने के लिए बोलेंगे, इनको अकेला अच्छा लगता है। अगर इनमें परिवार इनको इंटरफेयर करता है तो उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। समाज को समझने और उसमें भूमिका निभाने की शुरुआत कर देते हैं। ये किशोरावस्था की जो अवस्था होती है, किशोरावस्था का जो स्टेज होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको समझने लगते हैं, ठीक है। और नैतिक और मूल्यांकन विकास के बारे में बात करें तो मोरल डेवलपमेंट के बाद देखिए क्या क्या होता है इसमें, सही गलत की समझ विकसित होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किशोरावस्था में बच्चों के अंदर का सही और गलत का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। नियमों और जिम्मेदारी को ये समझने लगते हैं कि ये समाज के क्या नियम है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी, उसको यह समझना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। महत्व के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आत्मविश्वास, रुचि, आदतें और व्यवहार इसी अवधि में विकसित होते हैं, ठीक है। इस अवधि में किशोरावस्था में बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, रुचि, आदतें और व्यवहार इसी में विकसित होने लगते हैं। भविष्य की दिशा इसी में तय होती है, मतलब भविष्य इसी में डिसाइड करते हैं कि बच्चे बड़े होकर बच्चे इसमें डिसाइड कर लेते हैं बड़े होकर मैं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमको किस लाइन में जाना है, कहाँ हमारे लिए इफेक्टिव होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ये सब इसी में डिसाइड होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, कितना टाइम की क्लासेस हुआ, 1 घंटे की। कितना मतलब अच्छा था कि 1 घंटे में मैंने पूरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर लिया है। बहुत स्पीड से मैंने पढ़ाया और सारे टॉपिक एक साथ मैंने इसमें क्लियर करा है। और कुछ टॉपिक अगर छूटी भी होगी, अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते होंगे तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप कर लिख दीजिएगा, मैं उसको आप लोग का मैराथन ले लूँगी। फ्रेंड्स, एक दिन आईसीटी का मैराथन आप लोग का रखेंगे, ठीक है, और एक दिन आप लोग का डोमेन नॉलेज या केस स्टडी का मैराथन रख देंगे, और एक दिन एनएपी का, जिसमें आपका सारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना है। और एग्जाम से पहले अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, सबकी तरह 2 घंटे 4 घंटे का मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो है, अब 1 से 2 बार इसको ज़रूर देखिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप बता दीजिए, मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी इसका पीडीएफ, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आज ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा EMRS का मैंने कवर करा दिया है, जो कि 1 ही घंटे में मैंने अपना जितना बोला वो कवर कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।